दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला टी पॉइंट में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे राजनीति शास्त्र की परिभाषा क्या होती है आखिरकार। और ये मतलब परिभाषा मतलब इंग्लिश में इसको बोल सकते हो डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस ऐसी होंगी दोस्तों कि बहुत सारे समाजशास्त्रियों के अनुसार, बहुत सारे विद्वानों के अनुसार और बहुत सारे जो है आप बोल सकते हो बहुत सारे प्राचीन विद्वानों के अनुसार हम परिभाषाओं को देखेंगे, जिनमें आपके शामिल होंगे गिल क्राइस्ट महोदय, गैटिल, जैनेट महोदय और लिकाक। साथ ही गार्नर ने क्या परिभाषाएं दी हैं, गैरिस, जकारिया, ब्लंटसली एंड सीले, इन सभी ने जो परिभाषाएं दी हैं राजनीति शास्त्र की, उन सभी पर विस्तृत चर्चा आज के वीडियो में ओवरऑल हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको परिभाषाएं देखने को मिलेंगी किसकी, पॉलिटिकल साइंस की मतलब राजनीति शास्त्र की। साथ ही इसका अर्थ देखेंगे कि आखिरकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी वर्ड मीनिंग क्या है राजनीति शास्त्र की, ये किस शब्द से, किस भाषा के किस शब्द से बना है, इन सभी बातों पर हम देखेंगे अच्छे से। और अच्छे से इस पर डिस्कशन आज की वीडियो में करना है। आइए कुछ हम चलते हैं आपके सामने, कुछ जो है इसके अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस अर्थ, इसका जो अर्थ है मतलब मीनिंग है जो पॉलिटिकल साइंस की, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस आखिरकार वो है क्या। तो आइए देखिए आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत हो चुकी होगी दोस्तों। देखिए राजनीति शास्त्र का जो अर्थ होता है मतलब मीनिंग होती है, मैं आपको यहाँ पे हमने इसका जो है लेख लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो उसको, ठीक। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। राजनीति शास्त्र जो है दोस्तों राजनीति का बृहत रूप है, मतलब एक बहुत बड़ा रूप है। राजनीति जो है अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द का जो है हिंदी रूपांतर हम बोल सकते हैं इनको, ठीक। पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉली शब्द से बना है। देखिए यहाँ से लिंक करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब जो राजनीति शास्त्र है इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, मतलब पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतर कौन है, वो राजनीति शास्त्र है। तो पॉलिटिक्स किस शब्द से बना है, अब ये यूनानी भाषा एक आ गई। अब यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से जो है, पॉलिस शब्द से बना है कौन सा शब्द, तो पॉलिटिक्स शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में अगर हम लोग समझना चाहें तो पॉलिस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों नगर या राज्य से तात्पर्य लिया जाता है। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे इसका अर्थ क्या है। प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य होता था। जो प्राचीन अगर की मैं बात करूं, प्राचीन यूनान, यूनान एक देश है, एक जो है देश है, तो वहाँ पे जो है जो नगर होते थे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में होते थे। जैसा आज अपने यूपी, अगर यूपी देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो अब ये एक स्वतंत्र राज्य नहीं है, ठीक। ये ओवर किससे जुड़ा हुआ है, संघ से, भारतीय संघ से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर जो होते थे एक स्वतंत्र रूप में होते थे, अतः राजनीति शब्द नगर प्रशासन से संबंधित था। मतलब ये कि जो स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे प्राचीन यूनान में, तो उस समय क्या हुआ करता था दोस्तों, उस समय जो जितने भी नगर हुआ करते थे उन नगर का शासन जो हुआ था, जो शासन हुआ होता था, जो प्रशासन वहाँ पे चलता था, उसी प्रशासन का जो अध्ययन करता था उसी को हम ये बोल देते थे पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीति शास्त्र बोल देते थे, ठीक। लेकिन आज के युग में मैं बात करूं तो आज के युग में राजनीति शास्त्र केवल नागरिक जीवन की समस्याओं तक सीमित नहीं रह गया है। आज राष्ट्रीय राज्य की मैं बात करूं, उसकी प्रशासन प्रकृति कैसी होगी, जो राष्ट्रीय राज्य होंगे, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो कुछ हों उनमें भी उसका भी अध्ययन करता है कौन, ये आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक। तो यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ चुकी होंगी। मनुष्य का समाज से एवं राजनीति से गहरा संबंध रहता है, ये ओवरऑल आप लोगों को देखने को मिलता होगा। मनुष्य समाज से जुड़ा होता है और समाज राजनीति से जुड़ा होता है, इन सभी का आपस में एक गहरा संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है। अतः राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य को जीवन से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। अरस्तु ने सबसे पहले इस विज्ञान को सुव्यवस्थित किया था। कौन, अरस्टाइल इनको इंग्लिश में बोलते हैं, तो अरस्तु हिंदी में इनका रूपांतर है। तो अरस्तु ने सबसे पहले इस विज्ञान को सुव्यवस्थित किया था। इस शास्त्र का जनक जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अरस्टाइल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड अरस्टाइल, ओके। तो कहने का आशय ये था, तो राजनीति शास्त्र के जनक कौन है, अरस्तु हैं, ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे सुव्यवस्थित किया था इन्होंने इस विज्ञान को, तब अब आप ये विज्ञान की परिभाषा आपने बचपन में पढ़ी होगी कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या किसी भी विषय के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान बोल देते हैं।
तो इन्होंने क्या किया था, अरिस्टॉटल ने इसको सुव्यवस्थित किया, इसलिए राजनीति शास्त्र का जनक इनको माना जाता है। तो वो एक प्रकार से हम यहाँ पे इसको विज्ञान बोल सकते हैं। ठीक, तो अभी तक ये बात यहाँ पे समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र की परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो राजनीति शास्त्र की परिभाषा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिफिनीशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए, राजनीति विज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं और इसकी परिभाषाएं देना एक अपने आप में कठिन कार्य है और कोई इसकी निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। और बुकों के ख्याल से देखा जाए तो सभी विद्वानों ने लगभग जो है अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं। किसी ने राज्य का अध्ययन माना है राजनीति विज्ञान को, किसी ने सरकार का अध्ययन माना है, किसी ने राज्य एवं सरकार का दोनों का अध्ययन माना है, और किसी ने कोई राज्य व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानता है, कोई उसकी प्रक्रिया, उसका संरचना विज्ञान निर्णय प्रक्रिया के रूप में। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने, कोई ये राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानता है, कोई शक्ति का अध्ययन मानता है, और कोई मतलब इस तरीके से बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी मतभेद हो गया है आपस में सभी लोगों में। आइए देखते हैं, हमने जो लिखा था थंबनेल में कि इनके अनुसार देखेंगे, गार्नर के अनुसार, गेरिस के अनुसार, लिकॉक, सीले, पॉल जेनेट, गेटिल, गिलक्राइस्ट इत्यादि के अनुसार हमने बताया था देखेंगे। तो उन सभी को हम देखेंगे कि किसने कौन सी परिभाषाएं दी हैं। और अगर मैं बता दूं कि ये किस परीक्षा में पूछे जाना है ये सारी चीज़ें, तो आप बीए फर्स्ट ईयर जब आप पढ़ोगे तो फर्स्ट ईयर में शुरुआत में अध्ययन आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि राजनीति विज्ञान जो प्रथम प्रश्न पत्र में राजनीति शास्त्र के सिद्धांत आप पढ़ते हो उसमें जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा बीए फर्स्ट ईयर में। उसके अलावा आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी इत्यादि की तैयारियां कर रहे हो तो भी उसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इस लॉकडाउन में इस तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो है चैनल्स वगैरह के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, तो आप मेरे चैनल से भी पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आइए देखते हैं हम एक एक करके। देखिए, राजनीति विज्ञान की जो राजनीति विज्ञान है दोस्तों, राजनीति विज्ञान की कोई सर्वमान्य परिभाषा दे पाना कठिन है विद्वानों के अनुसार। ठीक, तो हुआ क्या, जब कठिन है परिभाषा देना तो विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग ढंग से राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दी गई जो किसी एक पक्ष मात्र का ही चित्रण करती हैं। अतः एक परिभाषा द्वारा ही राजनीति विज्ञान का संपूर्ण चित्रण नहीं किया जा सकता। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को निम्न 2 वर्गों में रखकर अध्ययन किया जा सकता है। तो अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने 2 भागों में इसको बांटा। पहला भाग, राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं किस तरीके से होंगी। दूसरा भाग, राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं कैसी हैं। परंपरागत परिभाषाएं मतलब पुरानी, मतलब प्राचीन परिभाषाएं जो थी फिलोसॉफर के द्वारा, या फिर दर्शन शास्त्रियों के अनुसार, या फिर आप बोल सकते हो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा दी है। उनमें ये केवल ये नहीं, अब जो शुरुआत हुई थी वो बहुत सारे लोगों ने दी, विद्वानों ने दी। ठीक, लेकिन जो आधुनिक परिभाषाएं जो दी है वो राजनीति शास्त्रियों ने ही दी है ओवरऑल। अब देखते हैं हम कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और किस किस प्रकार से। तो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित परिभाषाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इन परंपरागत परिभाषाओं को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरा, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। तीसरा, राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य दोनों के अध्ययन के रूप में। इस तरीके से 3 रूप में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं को। उसके बाद में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं, जिसमें बात करेंगे हम, उसमें भी 3-4 प्रकार से हम देखेंगे। जैसे कि आप बोल सकते हो उसमें राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के रूप में दूसरा, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में देखेंगे, और चौथा देखेंगे राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में। ओके, इस तरीके से हम बात कर लेंगे राजनीतिक शास्त्र के परिभाषाओं के बारे में। तो बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाली है वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल छोड़िएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, पहले हमारे आते हैं महोदय, उनका नाम मैं आपके सामने अभी बताता हूँ। आइए आप कि आखिरकार कौन से विद्वान हैं। तो पहले हमारे आते हैं गवर्नर महोदय। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हाईलाइटेड होगा गवर्नर महोदय के अनुसार। तो गवर्नर महोदय ने क्या कहा, राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में गार्नर, गेरिस
और उसके बाद में जकारिया, ब्लैंटसली इत्यादि लोगों ने दी है। तो जिसमें हम बात करते हैं गार्नर के रूप में। तो राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत जो होता है राज्य के साथ होता है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है गवर्नर महोदय ने। गवर्नर महोदय ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान का जो शुरुआत होती है राजनीति विज्ञान की, वो राज्य से होती है, और अंत जो होती है राजनीति विज्ञान का वो भी राज्य, मतलब राज्य के अंदर की समस्त चीज़ों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान कहलाता है, गवर्नर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गवर्नर। अब बात कर लेते हैं हम गैरिस ने क्या कहा इसके परिप्रेक्ष्य में। तो राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में उसके संपूर्ण संबंधों सहित करता है, मतलब राज्य के संपूर्ण संबंध कैसे हैं उसका अध्ययन एक शक्ति के रूप में, एक शक्ति संपन्न संस्था के रूप में राजनीति विज्ञान करता है। ठीक, ये बात कही है गैरिस महोदय ने। आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा, चलिए आगे देखते हैं हम। अगली स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। तो राजनीति शास्त्र क्रमबद्ध रूप में उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार राज्य का संगठन होता है और उसकी प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है, ऐसा मानना है जकारिया महोदय का। तो जकारिया के अनुसार राजनीति शास्त्र क्रमबद्ध रूप से, मतलब एक संबद्ध रूप में उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार राज्य का संगठन होता है। कि आखिरकार राज्य कैसे बना। शुरुआत से देखिए, राज्य के बनने के रूप में राज्य और जनता के संबंध में जो संबंधी जो विचारधाराएं दी लॉक, हॉब्स, रूसो इत्यादि ने, वहाँ से लेकर के, मतलब शुरुआत से लेकर के क्रम से सीक्वेंस में सीरियल वाइज चलते रहे, उसका संगठन, उन सभी का संगठन बना ले और उनका अध्ययन करें, और उसकी प्रभुसत्ता को प्रयोग में किया जाता है, उसका कैसा अध्ययन, मतलब उसकी प्रभुसत्ता प्रयोग में लाई जाए, उसका अध्ययन करवाना, वो किस तरीके से लाई जाए, इन सभी का अध्ययन क्या करवाता है उसको, मतलब अध्ययन क्या कहलाता है? तो राजनीति शास्त्र कहलाता है। ऐसा मानना है जकारिया महोदय का। आगे आते हैं ब्लैंटसली महोदय। अब ब्लैंटसली क्या मानते हैं? राज्य विज्ञान वह विज्ञान है, ब्लैंटसली के अकॉर्डिंग राज्य विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य से संबंधित है। इन्होंने बताया कि वो जो राजनीति विज्ञान है वो ऐसा विज्ञान है जो राज्य से संबंधित है, जो राज्य की आधारभूत अवस्थाओं, मतलब राज्य की जो आधारभूत, जो निचली मूलभूत फंडामेंटल्स जो अवस्थाएं हैं, जो स्थितियां हैं, उनका अध्ययन, उनकी मूल प्रकृति, मतलब जो उनकी फंडामेंटल नेचर है उसका अध्ययन, उसके विभिन्न रूपों, मतलब राज्य कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, उन सभी का अध्ययन, तथा उसके विकास को समझ, राज्य का विकास किस तरीके से हो रहा है, उसकी प्रगति किस तरीके से हो रही है, उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, उन सभी का अध्ययन, उसको समझने है कौन? राजनीति विज्ञान। तो इन सभी का अध्ययन या करे या फिर का प्रयास कर, समझाने का प्रयास करे लोगों को, या फिर समझने का प्रयास करवाता है, उसी को हम राजनीति विज्ञान बोल देते हैं। तो यही बात इंग्लिश में यहाँ पे आपको लिखी मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। अभी ये पहला ही था कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं मैं चल रहा हूँ, उसमें हमने पहले 3 बताई थी कि 3 तरीके से पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, तो वो हो गया। अब बात करेंगे हम राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। तो देखिए राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, यहाँ पे ये दूसरा आपको दिख रहा होगा। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ये लेखक राजनीति शास्त्र को केवल राज्य से संबंधित मानते हैं। जो ऊपर हमने जैसे ब्लैंटसली, जकारिया और उसके बाद में आप बोल सकते हो गैरिस, गार्नर, इन चारों ने राज्य को केंद्र मान करके राजनीति शास्त्र की परिभाषा दी। तो राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में कौन मानते हैं? सीले, लीकॉक इत्यादि। आइए देखते हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ये लेखक राजनीति शास्त्र को केवल राज्य से संबंधित मानते थे। निम्नलिखित विद्वान राजनीति शास्त्र की परिभाषा इसके दूसरे पहलू अर्थात सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं। अब देखिए सीले के अकॉर्डिंग क्या परिभाषा, सीले महोदय ने क्या परिभाषा दी है उसको देख लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्लाइड आपको प्रस्तुत हुई होगी सीले महोदय के अनुसार। तो देखिए सीले कहते हैं कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र जो होता है संपत्ति से संबंधित होता है, जीव विज्ञान जीव से संबंधित होता है, बीजगणित अंकों से संबंधित होती है, रेखा गणित स्थान व परिभाषा से संबंधित होती है, ठीक उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित होती है। ये किसने कहा है? सीले महोदय ने कहा। बहुत अच्छी परिभाषा, आपको याद भी हो जाएगी। जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति से, जीव विज्ञान जीव से, बीजगणित अंकों से, रेखा गणित स्थान व परिभाषा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है अकॉर्डिंग टू सीले। ठीक,
अब बात कर लेते हैं लीकॉक महोदय ने क्या बताया। लीकॉक कहते हैं कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। बस केवल एक सिंपल सा फंडा देते हैं कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। ये कहना किसका है? लीकॉक का है। और उसमें किसने कहा था? हाँ, तो सीले का इसने किसने कहा है? लीकॉक महोदय ने कहा कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। ठीक, तो यहाँ तक आप दो हो गए आपके। अब तीसरा देख लेते हैं जो परंपरागत परिभाषाएं थी। तो उसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य दोनों को केंद्र मान करके जो परिभाषाएं दी गई उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, जिनमें पॉल जेनेट, गैटिल, गिलक्राइस्ट इत्यादि जो है विद्वान शामिल हैं। बात करते हैं हम तीसरे, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। उपर्युक्त दोनों प्रकार की जो परिभाषाएं दी हैं वो एकांगी है, मतलब एक के बिना दूसरी अधूरी है, मतलब एक दूसरे की संपूरक है। जब तक राज्य और सरकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है तो दूसरा टेल है। इस तरीके से अगर आप हेड का अध्ययन केवल करते हो तो आप पूरे सिक्के का अध्ययन नहीं किए हो। अगर आपने हेड और टेल दोनों का अध्ययन किया है तो आप पूरे सिक्के का अध्ययन करते हो, लेकिन उसके बगल वाले जो सर्कल होती है, जो मोटाई होती है उसका अध्ययन आप नहीं करते हो। तो उसका अध्ययन तो आपको आधुनिक परिभाषाओं में मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप एक सिक्के के माध्यम से इसको समझ सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। तो पॉल जेनेट महोदय आते हैं, वो बोलते हैं इसके बारे में कि राजनीति शास्त्र जो होता है समाज शास्त्र का वह भाग है। मतलब राजनीति शास्त्र इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब राजनीति शास्त्र जो है वो समाज शास्त्र का ही एक अंग है, एक भाग है। समाज शास्त्र एक बहुत बड़ी विषय वस्तु है जिसका एक छोटा सा भाग कौन सा है? राजनीति शास्त्र है। एक छोटा सा भाग है मानव शास्त्र है, या फिर जननांकिकी बोल सकते हो। इस तरीके से समाज शास्त्र के बहुत सारे पहलू हैं। हम बात कर रहे हैं राजनीति शास्त्र की, तो राजनीति शास्त्र जो है वो समाज शास्त्र का वह भाग होता है जो राज्य के मूल आधारों, राज्य के जो फंडामेंटल्स आधार होते हैं, बेस होते हैं, फंडामेंटल्स बेसिस होते हैं उनका, तथा शासन के सिद्धांतों, जो शासन का जो रूलिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनका अध्ययन करता है और उन पर विचार करता है। ये पॉल जेनेट कहते हैं कि जो राज्य का मूल आधार क्या क्या होंगे, राज्य के जो फंडामेंटल्स बेस क्या होंगे, शासन के सिद्धांत क्या होंगे, मतलब रूलिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे, उसका जो अध्ययन करता है और उन्हीं पर जो विचार करता है वही राजनीति शास्त्र है। ठीक, ये पॉल जेनेट के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं गैटिल महोदय ने क्या बताया। तो गैटिल महोदय थोड़ी बड़ी परिभाषा देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरी जो हमने नोटेड की है हरे पीले कलर में आपको दिख रहा होगा, तो पीले बेस पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो है गैटिल की परिभाषा। राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। इन्होंने कहा राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं कि जिसके अंतर्गत राजनीतिक समुदायों मतलब पॉलिटिकल कम्युनिटीज़, तो पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ शासन के संगठन, मतलब रूलिंग जो कम्युनिटी है उसका कानून विधि, मतलब जो उसके कानून है, मतलब रूल्स वगैरह हैं, उसकी व्यवस्था कैसी है, तथा अंतर राज्य संबंधों का अध्ययन करता है। जो आंतरिक राज्य है, मतलब जैसे भारत देश है, भारत देश का जो आंतरिक सीमा है उसके बीच में किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सभी का जो अध्ययन करता है वही राजनीति शास्त्र है। ये अध्ययन किया जाता है, ये मानव के उन संबंधों का अध्ययन करता है। फिर इन्होंने इतना अध्ययन करता है, उसके बाद में यहीं तक ये चुप नहीं हुए, फिर कहते हैं कि ये मानव के उन संबंधों का अध्ययन करता है जिन पर राज्य का नियंत्रण होता है। अब मानव का वह संबंध जिस पर राज्य अपना नियंत्रण करता है उसका भी अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है, अकॉर्डिंग टू गैटिल। तो गैटिल महोदय ये भी मानते हैं जिन विषयों में राजनीति शास्त्र विशेष रूप से व्याख्या करता है वे राज्य, शासन तथा विधि हैं। क्या कहा इन्होंने कि जिन विषयों में राजनीति शास्त्र विशेष रूप से व्याख्या करता है वे राज्य, शासन तथा विधि हैं। राज्य का भी अध्ययन, शासन कैसा चल रहा है उस राज्य में, और उस राज्य के नियम कैसे हैं, क्या क्या अधिनियम हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब राज्य, शासन और विधि, इन तीनों को सम्मिलित करके परिभाषा बनाई गैटिल महोदय ने। तो गैटिल महोदय ने जो परिभाषा दी अब तक की सबसे अच्छी परिभाषा, मतलब सबसे जो है कॉम्प्लीमेंट्री परिभाषा बोल सकते हो, मतलब पूरक परिभाषा, लेकिन ये भी पूरी पूरक नहीं मानी जा सकती। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने और परिभाषाएं दी। अब हम बात करते हैं दोस्तों गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है इस पर, जो है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, अभी वही चल रहा है।
तो गिलक्राइस्ट महोदय के अनुसार देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ये गिलक्राइस्ट, अकॉर्डिंग टू गिलक्राइस्ट, तो गिलक्राइस्ट ये बोलते हैं। उसके बाद में आप वहाँ पे पहले पढ़े होंगे लीकॉक ने क्या कहा था, राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया था राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। यहाँ पे ऐसे गिलक्राइस्ट बोल रहे हैं, तो लीकॉक एंड गिलक्राइस्ट दोनों किस तरीके से बोलते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार का दोनों का अध्ययन है। गिलक्राइस्ट बोलते हैं, लीकॉक बोलते हैं राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। भ्रमित नहीं होना है आपको, बस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। और अब आते हैं ट्रॉटस्की। तो ट्रॉटस्की महोदय के अनुसार देख लेते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। इनके अनुसार इन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं, तो देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र का पहला उद्देश्य जो होता है राज्यों की यथार्थ स्थिति पर, मतलब जो रियल पोजीशन होती है उनकी यथार्थ स्थिति पर विचार करके राज्य संस्था की आधारभूत भावना को निश्चित करता है। तो राज्य एक संस्था होती है जिसकी जो आधारभूत भावना होती है उसको निश्चित करता है राजनीति शास्त्र का। ये जो आधारभूत भावना को निश्चित करना है, ये पहला उद्देश्य है उसका। ठीक, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो ये किसके अनुसार है, ट्रॉटस्की महोदय के अनुसार। इसके पश्चात उसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह देखना चाहिए कि जनता ने क्या पसंद किया है और क्या निर्माण किया है, और राजनीतिक जीवन में कौन सी सिद्धि और किन कारणों के परिणाम स्वरूप प्राप्त की है। मतलब ये कि ये बताते हैं कि राज्य की जो है यथार्थ स्थिति पर विचार करके राज्य संस्था की आधारभूत भावना को निश्चित करना है। इसके पश्चात उसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह देखना चाहिए कि इसको राज्य की संस्था को कि जनता ने क्या उसको जो नियम वगैरह लगाए हैं उनको पसंद किया है, क्या निर्माण क्रिया है, और राजनीतिक जीवन में कौन कौन सी सिद्धि है, किन कारणों के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें प्राप्त की गई हैं। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन करता है, इन सभी चीज़ों का जो विस्तृत विश्लेषण करता है, वही जो है राजनीति शास्त्र कहलाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं को अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस तरीके से मतलब ट्रॉटस्की महोदय ने बता दिया। तो अगर इन सभी की परिभाषाओं को देखा जाए, उपर्युक्त परिभाषाओं को देखा जाए, तो स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति शास्त्र जो है दोस्तों, वो न केवल सरकार का अध्ययन करता है बल्कि राज्य का भी अध्ययन करता है, उसकी प्रकृति मतलब उसके नेचर, राज्य का जो नेचर है मतलब जो नेचर ऑफ स्टेट है उसका भी अध्ययन करता है, उसके आधारभूत तत्व क्या है, उसके जो मतलब बेसिक एलिमेंट्स उसके राज्य के, उसका अध्ययन करता है, उसके विविध रूपों का अध्ययन करता है, उसके मतलब अलग अलग तरीके से क्या क्या अलग अलग रूप है राज्य के, उसका अध्ययन करता है, उसके विकास का भी अध्ययन करता है। आज के युग में अगर बात की जाए तो राजनीति शास्त्र उपर्युक्त तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण भी करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि राजनीति शास्त्र आखिरकार इन सभी का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, राज्य का अध्ययन करता है, राज्य की प्रकृति का अध्ययन करता है, राज्य के आधारभूत तत्वों का अध्ययन करता है, और राज्य के विविध रूपों का अध्ययन करता है, राज्य का विकास किस तरीके से हुआ उसका अध्ययन करता है। इस तरीके से राज्य जो है इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, राज्य जो है इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, राजनीति शास्त्र जो है इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो आप यहाँ से कह सकते हो जब ये वैज्ञानिक अध्ययन कर सकता है तो राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। मैं जब बताऊंगा इसका नेचर कि राजनीति शास्त्र का जो नेचर है, पॉलिटिकल साइंस का नेचर, जब उसमें मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये विज्ञान है या एक जो है मात्र एक शास्त्र है। इस तरीके से मैं देखूंगा कि एक विषय वस्तु ही है कि ये विज्ञान को भी शामिल करता है या ये एक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में खरा उतरता है। इन सभी चीज़ों को मैं अगली वीडियो में देखूंगा। अब बात कर लेते हैं कि जो राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण है वो क्या क्या है। तो अभी तक आप पहले देख रहे थे कि परंपरागत परिभाषाएं किस तरीके से हैं जो विद्वानों ने दी, प्राचीन विद्वानों ने दी, वो परिभाषाएं कैसी थी। अब हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में आधुनिक जो है राजनीति शास्त्रियों ने क्या किया है, कैसा प्रभाव डाला है, इस पर उसको देखेंगे। ठीक, तो आइए बात करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा में समाज को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक, तो अभी तक राज्य सरकार, राज्य के नियम, सरकार के रेगुलेशंस, नियम वगैरह, राज्य का जो प्रकृति, उसके एलिमेंट्स, उसके विविध रूप, इन सभी का अध्ययन किया जाता था। लेकिन अब उसमें एक शब्द और इंक्लूड कर दिया जाता है। आधुनिक में समाज का भी अध्ययन किया जाता है, सामुदायिक भावना का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक, सामाजिक दृष्टिकोण को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक दोस्तों, आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत हो चुकी है। तो 1940 ईस्वी के पूर्व मतलब उसके पहले राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं ही प्रचलित थी, परंतु युद्धोत्तर काल, अब युद्धोत्तर काल ये क्या है,
तो जो विश्व युद्ध हुए उसके बाद से जो नई परिभाषाएं उसी उसी वहाँ से ही हम आधुनिक परिभाषा लेते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र की परिभाषा। तो युद्धोत्तर काल में नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। समकालीन विद्वान राज्य और सरकार को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु बताने वाली परिभाषाओं को अपर्याप्त समझते थे। मतलब पूरी हमने पहले भी आपको बताया, क्योंकि इनमें उन राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि जो आखिरकार राजनीतिक शक्तियां हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, किसी विद्वान ने ध्यान नहीं दिया, उनका अध्ययन किसी विद्वान के परिभाषा में नहीं मिलता। जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती हैं, ऐसी शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया और बहुत सारे जो है कोर्ट वगैरह हो गए, नियम, तो ये सारी चीज़ें उनका अध्ययन इसमें कुछ नहीं बताया गया कि राज्य सरकार इन्हीं सब की, इन्हीं एलिमेंट, बेसिक फंडामेंटल्स, इन सब के बारे में बताया गया था। लेकिन अब यहाँ पर एक जो है समाज का भी अध्ययन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में जो ऐसे उस पर जो ऐसी राजनीतिक शक्तियाँ हैं जो सरकार पर नियंत्रण करती हैं, सरकार को एक नई दिशा दिखाती हैं, और जो संविधान बना उस संविधान को भी नियंत्रित करती हैं, संविधान को बचाने का कार्य करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब नई नई जो है शामिल होती आई। तो आप बोल सकते अमेरिका की शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान को नई दिशा देने का कार्य किया। तो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय ने विद्वानों ने क्या किया है, राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की है। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाए कि जो है किस विश्वविद्यालय ने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा देने का कार्य किया है, तो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय ने, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने जो है भाषण दिया था, जिससे लोग बहुत सारे प्रभावित हुए थे। राजनीति विज्ञान की नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में हमने बताया था, 4 तरीके से इसको हम देखेंगे आधुनिक परिभाषाओं को। राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में। आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं हम पहला राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहला, देखिए अनुभववादी तथा व्यवहारवादियों के अनुसार, अनुभववादी एवं व्यवहारवादी, तो एक व्यवहारवादी नीति होती है, एक अनुभववादी। अनुभव मतलब स्वतः से प्राप्त, कोई व्यक्ति होता है जब छोटा होता है तो उसके पास अनुभव कम होता है, जब वो बड़ा हो जाता है दोस्तों तो उसके पास अनुभव हो जाता है, मतलब लोगों को देख सुन करके इधर उधर की सारी बेसिक जानकारियाँ इकट्ठा हो जाती है उसके पास, तो उसके पास जो ज्ञान आता है वो बिना पढ़े लिखे मतलब अनुभव करके आ जाता है, उसका अनुभव बोलता है। जैसे अब आप क्रिकेटर को देख लीजिए, जैसे नए नए जब क्रिकेटर आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाते पिच वगैरह को और गेंद को मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन जब वही क्रिकेटर धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, उनको अनुभव हो जाता है उनको खेलने का, तो अगर वो बिना मन के भी ना खेले ना तो वो भी मतलब अच्छे तरीके से खेलेंगे। तो वही होता है अनुभव, एक जटिल प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के अंदर धीरे धीरे आती है, और जब आती है तो वो उसके अंदर एक छाप छोड़ जाती है। तो अनुभव बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। बिना अनुभव के कोई चीज़ संभव नहीं। आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, लेकिन आपके पास जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप कुछ करने के लायक नहीं हो। जैसे आप शिक्षक को एक देख लीजिए, जैसे शिक्षक जो ज़्यादा पुराना हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, उसके पास अनुभव हो जाता है, अगर वो ना बिना पढ़ के भी अगर ना पढ़ाए, मतलब अगर ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हो कोई शिक्षक, पढ़ाते पढ़ाते उसको बहुत सारा समय बीत गया हो, तो वो आपको कंट्रोल कर लेगा, वो आपको अच्छे तरीके से समझा देगा, मतलब अंडरस्टैंड आपको कर देगा पूरी रूप से। तो वही अनुभववादी यहाँ पे बचाएगा। व्यवहारवादी मतलब व्यवहार तरीके से, व्यवहार में जैसे कोई बोला कि जैसे इस समय आप देख रहे हो कोरोना वायरस चल रहा है, अब कोरोना वायरस आप देख सकते हो सभी लोगों को पता होगा कोरोना वायरस क्या। इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये नहीं पता था कि आखिर में वायरस का मतलब क्या होता है, कोरोना क्या है या फिर क्या नहीं है। लेकिन अब यहाँ से देखिए ये चर्चा में है, अब ये व्यवहार में सर लोग क्या भाई यार कोरोना का जो है आंकड़ा कहाँ तक पहुँचा, सभी लोग यही पूछ रहे हैं आजकल। तो ये एक व्यवहारवादी हो गया, मतलब सभी लोगों के पास व्यवहार में आ गया, अब ये चर्चा में है, तो ये एक ज्ञान होता है। तो वही अनुभववादी और व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीति जीवन तथा क्रियाकलापों से संबंधित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब सामाजिक अध्ययन भी करता है, धार्मिक अध्ययन एवं आर्थिक अध्ययन और तमाम सारे पक्षों का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान करने लगा है अनुभववादियों एवं व्यवहारवादियों के अनुसार। ठीक,
अब कैटलिन एक जो है विद्वान है, उनके अनुसार देख लेते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। जो एक संगठन में रहता है उस मानव समाज से संबंधित है राजनीति विज्ञान, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करता हो। राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करता हो, सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करता हो। कौन? संगठित मानव समूह, संगठित मानव समाज। तो वो संगठित मानव समाज जो है वो सामुदायिक जीवन से राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करता है, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं राजनीति विज्ञान है। वो राजनीति विज्ञान भी इस तरीके से राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करता है, सामुदायिक जीवन के संगठित मानव समूह समाज से। अब समुदाय हमने आपको पढ़ाया होगा, सामुदायिक भावना उसमें होती है, हर एक समुदाय में सामुदायिक भावना होती है। उसी सामुदायिक भावना के जो राजनीतिक पक्ष होते हैं, राजनीतिक पहलू होते हैं, उसका अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान कहलाता है। ये बात हुई। आगे हम देख लेते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के रूप में। अब राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के रूप में क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे विद्वान जैसे लॉसबेल, कैटलिन, मेरियम, मैक्स वेबर आदि राजनीतिक विद्वानों ने शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय अध्ययन के रूप में स्वीकार किया है। गिल्ड तथा पामार ने राज्य के स्थान पर शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का विषय माना है। पहले जो व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग, उन्होंने राज्य को केंद्र बिंदु मान करके राजनीति शास्त्र की परिभाषा दी थी। लेकिन गिल्ड और पामर, ये दो राजनीति शास्त्री हैं, गिल्ड और पामर, इन्होंने राज्य को केंद्र ना मान करके इन्होंने शक्ति को केंद्र माना है। उसके हिसाब से इन्होंने राजनीति शास्त्र की परिभाषा दी है। राजनीति विज्ञान एक ऐसा शास्त्र बन गया है जिनमें इन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाने लगा है कि अब कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनमें राजनीति विज्ञान उसका आंसर खोजता है। तो शक्ति कैसे पाई जाती है, अब कोई शक्ति है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। अब वो शक्ति अगर मिल गई आप प्रयोग में कैसे लाया जाए, इसका अध्ययन करता है। और जब प्रयोग किया जाएगा तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इसका अध्ययन करता है। मतलब ये इन तीनों चीज़ों का अध्ययन आप यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ये देखिए यहाँ पे स्लाइड आपको दिख रही होगी। शक्ति कैसे पाई जाती है, शक्ति कैसे पाई जाती है, शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है, शक्ति कैसे नियंत्रण में लाई जाती है। अब यहाँ से मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक राज्य है, तो राज्य कैसे बना इसका अध्ययन करता है। तो शक्ति कैसे पाई थी, शक्ति कौन सी है, शक्ति राज्य है। अब वो राज्य आया, अब शक्ति प्रयोग में कैसी लाई थी, अब राज्य बना, अब राज्य अपना नियम बनाएगा, अब वो नियम भी एक शक्ति हो गई। अब वो नियम जो है लोगों पर लागू करेगा, अब वो उसका प्रयोग कैसे किया जाए, तो वो नियम बनाएगा, नियम लागू करेगा लोगों पर, तो उसका अध्ययन करना। अब जब नियम लागू हो गया तो जनता में किस तरीके से CAA का भी विरोध हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये भी एक शक्ति है। अब उसको नियंत्रण में कैसे लाना था वो सरकार देख सकती थी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए, पहले शक्ति कैसे पाई जाती है, तो पहले राज्य कहाँ से आया, शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए, तो उसमें जो है बहुत सारे नियम रेगुलेशंस अधिनियम बनाए गए, वो सब प्रयोग में इस तरीके से लाई गई। अब शक्ति पर कैसे नियंत्रण में लाई जाती है, अब शक्ति पर जैसे बहुत कोई सारे कैसे, अब कोई मतलब जैसे आप बोल सकते हो कोई व्यक्ति है वो क्रिमिनल्स, जैसे आप बोल सकते हो क्रिमिनल्स, तो कोई अपराधी है वो अपराध करता है, तो उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर बहुत सारे कोर्ट वगैरह होने चाहिए, जेल, पुलिस प्रशासन, मिलिट्री फोर्सेस, इन तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, तो इन्हीं सभी का अध्ययन कौन करता है, राजनीति विज्ञान करता है, राजनीति शास्त्र करता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किस तरीके से है। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के समर्थकों में आमंड एवं पावेल, ये दो शिक्षा शास्त्री हैं, आमंड, पावेल, डेविड स्टन तथा डेविड एस्टर मुख्य हैं। ये चार ऐसे हैं। तो आमंड एवं पावेल ये दो अलग हैं, मतलब ये दो इन दोनों का आपस में सीक्वेंस ज़्यादा मिलता था। डेविड स्टन और डेविड एस्टर ये एक मुख्य हैं। तो ये चारों ने मिलकर के इसको बताया है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है राजनीति विज्ञान। व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य तथा सरकार के बदलते निम्नलिखित विषयों के अध्ययन पर बल देते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, पहला है
सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया किस तरीके से होगी, तो सामाजिक प्रक्रिया को भी शामिल किया, राजनीतिक प्रक्रिया को भी शामिल किया। तो समाज में जो प्रक्रिया होती है वो भी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, इसका भी अध्ययन, और राजनीति में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका भी अध्ययन। बात की गई संरचना, तो राजनीतिक संरचना, सामाजिक संरचना, इन सभी को प्रकट करना, इन सभी जो राजनीतिक संरचनाएं होती हैं इन्हीं सबको बोल दिया जाता है। जैसे राजनीतिक प्रक्रिया हो गई, अब इन्हीं को प्रकट करने वाली संस्थाएं जो होती हैं उन्हीं के बीच का संबंध किस तरीके से होता है, सामाजिक प्रक्रिया किस तरीके से होती है और राजनीतिक प्रक्रिया किस तरीके से होती है, इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करने वाली संरचना होती है उसका अध्ययन करवाना राजनीति विज्ञान का कार्य है। अगला देख लेते हैं हम, तो एक और भी है सा, तो संरचनाएं, सॉरी एक मिनट, हाँ, संरचनाएं किस तरीके से होती हैं, सामाजिक तथा राजनीतिक, यहाँ पे सॉरी संरचनाएं हो गई, व्यवहार देख लेते हैं। तो व्यवहार के अध्ययन के रूप में मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार आदि। अब मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तो ये हो गई तीसरे के अंतर्गत कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किस तरीके से होता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर की कि राजनीतिक विज्ञान निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में। अब निर्णय प्रक्रिया मतलब राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग होता है। विगत कुछ वर्षों से इस सिद्धांत को लोकप्रियता भी मिली है, इसलिए कुछ विद्वान राजनीतिक विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। अब राजनीतिक विज्ञान का कुछ क्षेत्र देख लें। क्षेत्र से अभिप्राय ये होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। डॉक्टर गार्डनर ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है, राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति, राजनीतिक संस्थाओं के रूप में, और राजनीतिक विकास के नियमों का अनुपालन करना। अब ये राजनीतिक प्रकृति, इसका विज्ञान क्षेत्र, राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है और प्रकृति है, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर दीजिए सभी दोस्तों के पास। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।